बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर जमील और आज की जो डिस्कशन होगी वो होगी एमडी कैट में फ़िज़िकल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 8 की, और इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स या फिर रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स में आप यकीनन पूरे चैप्टर को गो थ्रू कर चुके हैं, तो आज इनसे रेलिवेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं वो हम अपने पार्ट ए में पहले करेंगे और रिमेनिंग डिस्कशंस हम पार्ट बी में करेंगे। तो पार्ट ए में सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट ऑल कंसंट्रेशंस देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। अब यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हुई है कि रेट कांस्टेंट जो है यहाँ पर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, फॉर एनी रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन, ये रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल है। तो एट ऑल कंसंट्रेशन देन द ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। देखें जी, बात ये याद रखनी है आपने कि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है जी चार्ली के ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे, आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसके लिए एक्सप्रेशन हम ये लिखते हैं कि रेट इज़ इक्वल टू के इनटू, अगर दो रिएक्टेंट्स हैं लाइक, तो हम यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन को क्या कंसीडर करेंगे, ज़ीरो कंसीडर करेंगे, बिकॉज रेट इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, दैट्स वाई दिस रेट विल बी इक्वल टू के, ये के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखें रेट की यूनिट्स क्या हैं, यही हैं मोल पर डीएम क्यूब और पर सेकेंड। तो के के भी यूनिट्स क्या होंगे, यही होंगे, जो रेट के जो यूनिट्स हैं वही के यूनिट्स होंगे। एक बात तो ये याद कर लें आप लोग, और दूसरी बात ये याद रख लें कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के, ठीक है जी, ये इक्वल टू हैं, इज इक्वल टू द रेट ऑफ यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ज़ीरो ऑर्डर। अच्छा जी, ये तो बात हो गई। एक और बात आपको याद दिलवाता हूं कि अगर हमारे पास रेट इज इक्वल टू के हो और कंसंट्रेशन हमारे पास यूनिटी हो जाए, कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए हमारे पास, तो फिर क्या होगा, यानी यहाँ पर मैं कहता हूँ ये हमारे पास ए है यूनिट, इसका यूनिट कोई भी बी है, हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएं 1 पावर ए इंटू 1 पावर बी, तो तब भी रेट क्या होगा, इज इक्वल टू होगा के। अब इस के को हम क्या नाम देते हैं, ये हम नाम देते हैं जी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या फिर हम क्या नाम देते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है जी। अब आप देखें कि इसके भी यूनिट्स, आप देखें इसके भी यूनिट्स यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना एट ऑल कंसंट्रेशंस, एट ऑल कंसंट्रेशंस। अगर ज़ीरो ऑर्डर नहीं है, कोई और ऑर्डर है, और हम ये कह देते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन अगर यूनिटी हो जाए, तो फिर अब क्या होगा, अब जो रेट कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो होगा, उसके भी यूनिट्स वही होंगे जो रेट के यूनिट्स होंगे। ठीक है जी। तो आपने ये बात याद कर ली, एक पॉइंट ये आपने याद रखना है, एक पॉइंट ये आपने याद रखना है कि इनके यूनिट्स हम हमेशा इक्वल होते हैं। ये हो गया जी फर्स्ट पॉइंट, हमारा फर्स्ट एमसीक्यू कंप्लीट। अब चलते हैं जी सेकंड एमसीक्यू की तरफ। हमारे पास है होमोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस की एग्जांपल आपने बतानी कौन सी होगी, वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। पहली एग्जांपल है अमोनिया फॉर्मेशन बाय द हैबर्स प्रोसेस। आपको पता है ये इक्वेशन होती है, यहाँ पर देखें ये 2NH3 बना लिया हमने। अब ये रिएक्टेंट्स जो हैं ये गैसियस स्टेट में हैं आपके पास, लेकिन जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो होता है आयरन कैटलिस्ट। इसके साथ आगे फिर प्रमोटर्स वगैरह साथ एडअप होते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। ये किसकी एग्जांपल होगी,
ये एग्जांपल होगी हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की एग्जांपल होगी। उसके बाद बीटा ऑप्शन आप देखें, ये है जी ईस्टर फॉर्मेशन। ईस्टर फॉर्मेशन में आप देखें कि CH3COOH होता है और यहाँ पर C2H5OH होता है, और यहाँ पर आप देखें ये एसिड यूज़ करते हैं हम, और एज ए रिज़ल्ट CH3COO C2H5 होता है और साथ ही वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये भी एक्वस मीडियम में है, ये भी एक्वस मीडियम में है, ये भी एक्वस मीडियम में है, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है और ये भी एक्वस मीडियम में होता है। तो जिस फॉर्म में रिएक्टेंट्स हैं उसी फॉर्म में ही आपके पास कैटलिस्ट है। तो ये होमोजीनियस कैटालाइसिस की एग्जांपल में सबसे बेस्ट वन कंसीडर करते हैं हम। 2016 में एक दफ़ा क्वेश्चन ये आ गया था कि जी बताएं इनमें से एसिड कौन सा यूज़ करेंगे। अब उसमें HNO3 भी दे दिया गया था और H2SO4 भी दे दिया गया था। इस तरह से ये दो मेजर एसिड्स थे, बाकी और ऑर्गेनिक एसिड्स थे। तो इनमें से सिलेक्शन करनी थी। तो हमारी बुक्स में जो प्रेफर किया गया है वो H2SO4 को लिखा गया है, इसलिए कहीं आप हाइड्रोजन आयन लिख दें या फिर H2SO4 तो वो करेक्ट ऑप्शन आपका कंसीडर होता है। ठीक है जी। इसके बाद है जी ऑप्शन चार्ली, फॉर्मेशन ऑफ SO3। आप देखें ये क्यों नहीं होगा, SO2 गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और ये वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और इस तरह से 2SO3 बन जाता है। ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन है, ये भी हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की एग्जांपल में आएगा। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ घी फ्रॉम द एडिबल ऑयल। अब आप देखें ये डेल्टा ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो ऑयल होता है इसको जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये गैसियस फॉर्म में है, और जो सॉलिड होगा हमारे पास ये जो निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं या प्लेटिनियम यूज़ करते हैं ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा, और इसी तरह से ये घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की एग्जांपल में इंक्लूड होगा। सो ये हमारे पास जी बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 3 पे। ये एक रिएक्शन बताया हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B + C इज़ 10 मिनट्स। हाफ लाइफ बताई हुई है जी 10 मिनट्स है, और द कंसनट्रेशन ऑफ A वुड बी रिड्यूस टू 12.5%। अब इसकी कंसनट्रेशन रिड्यूस होके 12.5% बचती है। ओरिजिनल कंसनट्रेशन इन ये कितने टाइम में ये कंसनट्रेशन रिमेनिंग जो है ये इतनी जाके बचेगी। अगर हम इसको 100 कंसीडर कर लें, 100 कंसीडर कर लें तो देखें फर्स्ट हाफ लाइफ हमें बताई हुई है, ये हाफ लाइफ हमें बताई हुई है 10 मिनट्स। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 मिनट्स, और आप देखें यहाँ पर क्या लिख दिया 50% हो गया। ये 100 था और ये कितना हो गया जी 50% हो गया। अब सेकंड हाफ लाइफ एक 10 मिनट और ऐड कर दें तो टोटल यहाँ तक कितने हो गए 20 मिनट्स हो गए। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर हो गई ये सेकंड हाफ लाइफ, इसका अब 25% हो गया हमारे पास। अब देखें आगे हमारे पास है ये और 10 मिनट इसमें ऐड करें तो टोटल बन गए 30 मिनट्स थर्ड हाफ लाइफ। ठीक है जी। और ये हमारे पास हो गई जी 12.5% कंसंट्रेशन बची। तो टोटल कितनी हुआ जो टाइम 30 मिनट्स। तो ये हमारे पास ऑप्शन अल्फा जो है ये करेक्ट कंसीडर होगा। नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 4 के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर द एक्टिवेशन एनर्जीज फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, हाउ दीज कैन बी कंपेयर्ड फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप देखें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम, रिएक्टेंट की ज़्यादा होती है। ये रिएक्टेंट के यहाँ से लेके ये जो डिफरेंस है ये एक्टिवेशन एनर्जी का है। ठीक है जी। अब यहाँ पर ये बात की हुई है हाउ कैन दीज बी कंपेयर्ड। ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए, ये E A और ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए।
और जो बैकवर्ड रिएक्शंस होंगे या रिवर्स रिएक्शन होंगे उनके लिए आप देखें इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है EB से। तो आपके पास ये बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हम ये कह देते हैं कि EF इज़ लेस देन EB। फॉरवर्ड रिएक्शंस की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी, रिवर्स रिएक्शन की ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बीटा है ये करेक्ट कंसीडर होगा। पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन किलोजूल पर मोल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी। अब देखें इसको इस ग्राफ से हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम, प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है। ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पर गिवन, और आप देखें ये जो वैल्यू है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा H। जैसे कि आपको पता लग रहा है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट के दरमियान में जो डिफरेंस होता है ये डेल्टा H को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखें यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है ये ज़्यादा है फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन और डेल्टा H की वैल्यू क्या है ये कम है। तो इसलिए हमारे पास जो सूटेबल ऑप्शन होगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी लेस देन EA, इक्वल टू EA, मोर देन EA या ज़ीरो। तो हमने ये देख लिया कि इट इज़ लेस देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो इसलिए हमारा जो अल्फा ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 6 देखें, इफ द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन 2A प्लस B इज रेट इज इक्वल टू A स्क्वायर और B दिया हुआ है, A एक्सेस में हो गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगा। अब देखें ये हमारे पास दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू कहा हुआ है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ B। अब उसने क्या कहा, उसने कहा A जो है हमारे पास एक्सेस में है, ये हमें कर दिया एक्सेस में। जिस चीज़ को एक्सेस में कर दें उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है जी, और उसका जो रेट है रेट इंडिपेंडेंट हो जाता है, रेट जो है वो इंडिपेंडेंट अपॉन हो जाता है, इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो यहाँ पर वो कहता है ये जो बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि A एक्सेस में है, देन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर क्या होगा, तो हम ये कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू A, विद रिस्पेक्ट टू A जब ये कांस्टेंट होगी कंसंट्रेशन तो फिर डेफिनेटली ये क्या कंसीडर होगा, ये होगा जी ज़ीरो ऑर्डर कंसीडर होगा। तो हमारा डेल्टा ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। पॉइंट नंबर 7 देखें, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय, ये 1 by 1 दिए हमें सारे पॉइंट। अगर हम अल्फा ऑप्शन को देखें तो ये हमारे पास है डायलेटोमेट्रिक मेथड। डायलेटोमेट्रिक होता है फॉर वेरी स्मॉल वॉल्यूम चेंज इन सॉल्यूशंस। ठीक है जी, सॉल्यूशन में अगर कोई वॉल्यूम चेंज आता है तो उसके लिए है। ये एक्चुअली किसके लिए हैं, ये डिटर्मिनेशन ऑफ रेट के लिए हैं, रेट को डिटरमिन करने के लिए। बीटा ऑप्शन देखें, लिखा हुआ है स्पेक्ट्रो, ये स्पेक्ट्रोमेट्रिक लिखा हुआ है जी। स्पेक्ट्रोमेट्रिक जब लिखा है तो डेफिनेटली ये यूवी, विजिबल और IR एक्टिव होने चाहिए कंपाउंड, एक्टिव या रिएक्टेंट्स हों या प्रोडक्ट्स हों। ठीक है जी, यूवी, विजिबल, IR एक्टिव या रिएक्टेंट्स हों या प्रोडक्ट्स हों। तो ये स्पेक्ट्रोमेट्रिक ये भी रेट को डिटरमिन करने के लिए ये होगा। ठीक है जी, ये रेट डिटर्मिनेशन के लिए ये भी यूज़ होगा। चार्ली ऑप्शन हाफ लाइफ मेथड है जी, ये है हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, हाफ लाइफ मेथड में आप लोगों ने एक इक्वेशन ज़रूर पढ़ी होगी, n इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग T1 बाय T2 ओवर लॉग A2 बाय A1। और ये इसमें जो n है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि हाफ लाइफ मेथड जो है ये हम यूज़ करेंगे। कंडक्टोमीट्रिक मेथड क्यों नहीं यूज़ कर रहे? कंडक्टोमीट्रिक मेथड डेल्टा ऑप्शन है, ठीक है जी, ये इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि कंडक्टोमीट्रिक मेथड जो होता है ये फॉर आइंस होता है, ठीक है जी, ये भी रेट के लिए है। कंडक्टोमीट्रिक है ये फॉर आइंस के लिए होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है कंडक्टोमीट्रिक मेथड। कंडक्टिविटी बाय द आइंस, ये चाहे वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड के हों तो उनकी कंडक्टिविटी से जो है हम अंदाज़ा लगा लेते हैं रेट का। तो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है, लिखा हुआ है द यूनिट्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर कांस्टेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज। जब भी रेट कांस्टेंट फाइंड करना है इसके लिए यूनिट्स होते हैं जी मोल पर डीएम क्यूब और 1 - n पर सेकेंड, ये सबसे बेस्ट वे है। तो हम यहां पर लिख देते हैं जी मोल पर डीएम क्यूब 1 - n ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑर्डर कितना है? सेकेंड ऑर्डर, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। तो आंसर मेरे पास आया पर मोल dm+3 एंड पर सेकेंड। तो ये देखें जी, ये हमारे पास यूनिट आ गया। अब आप देखें इसमें कौन सा यूनिट है, ये पर मोल dm+3 और पर सेकेंड। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट बनता है। एमसीक्यू नंबर 9, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रफली डबल्स फॉर एवरी 10 केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर और इफ टेम्परेचर रेज्ड बाय 20 केल्विन, ठीक है जी, यानी कि 10 केल्विन टेम्परेचर है हमारे पास, आप इसको 20 केल्विन कर दें तो आफ्टर एवरी 10 केल्विन जो टेम्परेचर होता है इन केल्विन, ये हमारे पास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट स्क्वायर, ठीक है जी, ये डबल हो जाएगा। तो ये कितना बता रहा है यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन रफली डबल्स फॉर एवरी 10 केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इज रेज्ड बाय 20 केल्विन। अगर आप 10 के बजाय 20 केल्विन कर देते हैं तो आपके पास रेट कितना होगा जी? 2 स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया अल्फा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 10, ये लिखा हुआ है कि द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A+2B चेंज इनटू प्रोडक्ट रेट इज इक्वल टू K और AB स्क्वायर व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीज्ड फ्रॉम X to 3X बाय कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A कांस्टेंट, ठीक है जी। और लास्ट बात पूछी हुई है बाय व्हाट फैक्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन ताकि आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें। ये हमारे पास है K और A और B का स्क्वायर कर दिया, ठीक है जी। अब ज़रा देखें, ये A को कर दिया कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट, ये देखें जी यहाँ पर A जब कांस्टेंट हो गया तो कंसंट्रेशन ऑफ A इज कंसीडर्ड एज 0 और B जो है इसको कर दिया 3x, ठीक है जी। तो हम ये 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 3x मीन 3 का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? A कंसंट्रेशन 0 एंड 9, तो 9 टाइम जो है ये हमारे पास रेट जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बाय व्हाट फैक्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज? 9 टाइम। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। पॉइंट नंबर 11, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड इन जनरल बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। आप टेम्परेचर बढ़ाएं अल्फा ऑप्शन में तो हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं, और जब इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है जी, और उससे क्या होगा? रेट भी बढ़ता है। बीटा ऑप्शन देखें, कैटलिस्ट। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या करता है? हमेशा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज़ कर देता है, ठीक है जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज़ कर देता है। और
चार्ली ऑप्शन देखें, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है हमारे पास, ये इसका इन्वर्स रिलेशन होता है जी रेट के साथ। ठीक है जी, यानी कि अगर हमारे पास स्लो रिएक्शन है और फास्ट हैं, तो स्लो रिएक्शन के लिए ई ए की वैल्यू ज़्यादा होगी और फास्ट रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू कम होगी। तो रेट का और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का रिलेशन आपस में इन्वर्स हुआ। तो इसका मतलब कैटलिस्ट का भी डेफिनेटली रेट जो है उसके साथ रिलेशन जो है ये जो होगा वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कंसीडर करेंगे, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के साथ ये रिवर्स है, तो रेट के साथ डायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट, ये रेट को इंक्रीज कर देगा, टेम्परेचर देखें रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा करेंगे रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो चार्ली हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डेल्टा आपको पता है कि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इफ़ेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, इफ़ेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास रेट भी बढ़ जाएगा, तो डेल्टा भी इंक्रीज कर रहा है, तो चार्ली सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पॉइंट नंबर 12 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो आप ये रिलेशनशिप पढ़ लें कि हाफ लाइफ का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेशनशिप होता है वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन n-1। अब हम ये बात करते हैं, अगर तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो 2-1 करेंगे, और इसका मतलब ये है कि हाफ लाइफ हैज़ इनवर्स रिलेशन टू द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू फॉर द थर्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा t हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 3-1, तो ये हमारे पास हो गया जी रिलेशन हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। तो दिस इज़ द करेक्ट वन। थर्ड ऑर्डर के लिए ये होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए आपको पता लग गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये करेक्ट होगा, चार्ली ऑप्शन। MCQ नंबर 13 देखें, द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन C2H2H2 C2H4 बन रहा है, और ये हमारे पास है, ये एक अल्काइन है, डेफिनेटली इसमें हाइड्रोजन ऐड किया तो अल्कीन बन जाता है, यानी इथाइन से इथीन बन गया। रेट हमारे पास है K इज इक्वल टू C2H4 एंड H2 at constant temperature if the reaction mixture is compressed 3 times original pressure, the rate of the reaction increases by factor। अब देखें गैसेस के लिए आपको पता है कि जो प्रेशर है ये क्या करता है, कोलिजन्स को इंक्रीज कर देगा। ठीक है जी, और इससे रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास है रेट इक्वेशन में इज इक्वल टू K, और ये है C2H2 और ये हो गया जी H2। ठीक है जी, रिएक्शन मिक्सर इज कंप्रेस्ड 3 टाइम, ये भी 3 टाइम कंप्रेस हो गया, ये भी 3 टाइम ये बढ़ गया जी। ठीक है जी, आपको पता है कि प्रेशर का बढ़ना कंसंट्रेशन के बढ़ने को रिप्रेजेंट करता है गैसेस की सूरत में, तो ये हमारे पास 9K के इक्वल हो गया, ये हमारे पास रेट 9 ये हमारे पास आएगा। MCQ नंबर 14 देखें, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन। अब कौन सा रिलेशनशिप इसमें करेक्ट होगा, हमारे पास ये है K इज इक्वल टू A डॉट ई पावर माइनस EA ओवर RT होता है, ये प्लस है तो ये नहीं होगा। K इज इक्वल टू A डॉट EA पावर ओवर माइनस R, ये भी नहीं होगा। K इज इक्वल टू EAE और EA ओवर PV, ये भी यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। अब क्या रह गया हमारे पास, ये रह गया K इज इक्वल टू A डॉट ई पावर माइनस EA ओवर RT। अब ये है क्या इक्वेशन, इसमें आपको पता है कि ये रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है जिसको आर्हीनियस कांस्टेंट कहते हैं,
और ये फ्रीक्वेंसी पे जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट कर रहा होता है। ई जो है बेस ऑफ द नेचुरल लॉग है, ई ए इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी, टी इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन और आर इज़ द गैस कांस्टेंट। हमारे पास बुक की एक स्टेटमेंट है, वो दी हुई है कि आर्हेनियस हैज स्टडीड द क्वांटिटेटिव, ये आर्हेनियस इक्वेशन से ऊपर बात लिखी हुई है कि आर्हेनियस हैज स्टडीड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ये ओवरऑल आर्हेनियस का एक इम्पैक्ट बताया हुआ है कि आर्हेनियस ने किन किन चीज़ों को स्टडी किया था। इसके बाद देखें फॉर रिएक्शन एमसीक्यू नंबर 15 लिखा हुआ है, फॉर रिएक्शन A इंटू बी प्लस सी फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड। टाइम लिमिट यहाँ पे बताई हुई है 0, 300, 600, 900 और कंसंट्रेशन में चेंज बताया हुआ है 0.8 इनिशियल कंसंट्रेशन है, 300 सेकंड्स के बाद ये 0.53 हो गई, 600 के बाद 0.4 हो गई और 900 के बाद 0.253 हो गई। हाफ लाइफ क्या है? आपने हाफ लाइफ की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जो 50% रिएक्शन को, रिएक्टेंट्स को जो है वो कन्वर्ट कर दे प्रोडक्ट्स में, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, देखें जी ये बात है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ये डेफिनेशन है 50% रिएक्टेंट्स जो हमारे पास हों और उनको कन्वर्ट किस में कर दे, प्रोडक्ट्स में। ये जो टाइम रिक्वायर्ड है, ये वाला जो टाइम, ये कहलाता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप देखें यहाँ कंसंट्रेशन है 8, 50% कंसंट्रेशन यहाँ कंज्यूम हो रही है, तो इसकी जो हाफ लाइफ कंसीडर होगी वो ये कंसीडर होगी 600। चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये पार्ट ए की डिस्कशन जी हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट जो है वो पार्ट बी को फ़ौरन क्लिक करें और इससे रेलिवेंट जो है वो डिस्कशंस देखें। पार्ट ए के लिए इतना ही जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।